तो वो क्या फीलिंग थी जब ऑफिशियली आपको जो है सेनेटर मुंतखब किया गया? मजाक लगा या ऐसे ही कुछ? सदर शाह साहब ने फोन किया था कि आपके पीपल पार्टी की तरफ से आप नामजद किया गया है सेनेटर के लिए, आपका क्या कहना है? एक सेनेटर बनता है कम से कम 15-20, आजकल तो 50-50 करोड़ रुपए दे के नहीं, बनता मेरे है। पास तो इलेक्शन कमीशन का फीस भी वो सरदार शाह साहब ने अपनी जेब से निकाल के दी थी। तो सेनेट में आप तकरीबन 6 साल रही, कौन से ऐसे आपने यानी कानून पास करवाए, ऐसी आपने कौन सी ने अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आपने काम किया? जो कम उम्र की शादी है और फिर जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, जो ज़ेनत अलर्ट बिल जो है तो वो पास हो। हमारे जो इश्यूज थे जिसमें जैसे कारुंजर है वो तो उसका कोई हल निकला कारुंजर का? तो उसमें तो बड़ा ही कंट्रोवर्सीज हुई कि अभी तक मुझे लग रहा है कि वहाँ पे खुदाई हो रही है। कमेटी में भी लेके गए थे, कमेटी का वो फाइनल तक वो नहीं पहुंचा, वो आगे डेट देते गए डेट। इसके पीछे क्या लगता है आपको, कौन है जो ये नहीं होने दे रहा? ये तो सिंध के अंदर न पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ कोई मसले नहीं है। ऐसे होता तो मेरे ख्याल में मैं नगर पार्कर से निकल के अब पाकिस्तान के अपर हाउस तक ना पहुंचती। तो निमरता कुमारी का तो कत्ल हुआ है रेप करके, कोई किसी ने कोई बंदा ही नहीं पकड़ा गया उसका। हर कम्युनिटी में होता है ना। नहीं, आप नहीं समझते, अगर प्रिया कुमारी की जगह कोई जैनब होती या फातिमा होती, आज तक मिल चुके होते। हम इल्ज़ाम लगा देते कि भाई बच्ची गायब हो गई, कहाँ गई, जाके देखे तो घर की टैंकी में मिलती है। अगर कोई बंदा फौज के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई बात करता है वो उठा लिया जाता है, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। अब बलूचिस्तान में आप जाके देखे, पिशावर में जाके आप देखिए, काफ़ी ऐसे है जो। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बेसिकली इनका ताल्लुक यूँ समझें कि माइनॉरिटीज़ से। 6 साल तक तकरीबन पाकिस्तान के सेनेट में इन्होंने किरदार अदा किया, बड़ी कानून साजी भी हुई वहाँ पे, अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। केशू भाई बेसिकली इनका नाम है, लेकिन लोग इनको जो है कृष्णा कुमारी के नाम से जानते हैं। कृष्णा कुमारी कोहली आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। इनकी बहुत सारे काम हैं, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। जब वो सेनेटर थी तब क्या कुछ किया, ये सेनेटर बनी कैसे, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इनके भाई जो है वीर जी कोहली, उनकी भी एक अपनी कहानी है, उनकी एक अलग स्ट्रगल है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मैम सबसे पहले नमस्ते, अस्सलाम सबसे वालेकुम। पहले नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी और बुर्दो टीम पूरी की कि मुझे मौका दिया है और मेरी बात रखने के लिए, मेरा प्रोफाइल आवाम के सामने रखने के लिए। और मैं आज यहाँ पे आवाम के सामने और आपके सामने। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। यानी जब आप यूँ समझेंगे टीन एज में थी, तब भी आपको बड़ा शौक़ था, सोशल वर्कर आप बचपन से ही थी। तो शुरुआत कैसे, कहाँ से की? आपका ताल्लुक बेसिकली नंगर पार्कर से है, एक खूबसूरत इलाके से है, वहाँ पे मसाइल भी बहुत सारे हैं, यकीनन आपने उनके लिए आवाज़ भी उठाई। तो कैसे आप बेसिकली जो एक ऐसे घराने से आप ताल्लुक़ रखती है, बड़ा मुश्किल होता है घर से बाहर निकलना भी, कैसे आपने ये सारे सफ़र का शुरुआत? सफ़र अगर जिक्र करेंगे तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी इस पे पूरी जुड़ी हुई थी और बड़ा दुखदायक, बड़ा दुख से भरा और मुश्किल हालात से गुजरी हूँ। जैसे मैं नगर पार्क में पैदा हुई, वहाँ से जो आपको पता होगा कि वहाँ जो जब बारिशें नहीं होती तो ड्राउट हो जाता, पूरा अपना खुशहाली आ जाती है। तो फिर मजदूरी के खातिर वो बैराजी एरिया की तरफ लोग आते हैं। तो मेरे बाबा भी वहाँ से निकले और बैराजी एरिया की तरफ आके मजदूरी शुरू करी। तो फिर उनको ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। तो फिर हमने उमरकोट साइड कुंदरी की तरफ वहाँ पे किसी ज़मींदार के पास जाके रहे थे और वहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया। आपकी फैमिली उधर ही थी गांव दामन में, और आप लोग खाली बच्चे चले गए थे उमरकोट? नहीं, पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई? नहीं, सिर्फ मेरे अम्मी बाबा और हम बच्चों को लेके वो आए थे मजदूरी के लिए। तो फिर वहाँ हमने पढ़ना शुरू किया और फिर वो वो है ना कि एक तरफ जमींदार वैसे होते हैं कि अगर उनकी अगर हारी उनकी सुने तो या उनकी मर्जी के मुताबिक काम करे, जैसा वो कहे ऐसा काम करे तो फिर ठीक है, अच्छा है। नहीं तो फिर उसको कहते हैं कि भैया फसल लो अपना और फिर जाओ। फिर वहाँ से हम निकले, वहाँ टंडू कोलाची से थोड़ा सा आगे, वहाँ किसी जमींदार के पास रहे। तो आपके वालिद साहब के साथ तो उन्होंने निकाल दिया उनको बेसिकली? वो उनसे बनती नहीं थी। तो फिर बाबा ने कहा कि या मुझे बच्चों को तो पढ़ाना ही है। हाँ, तो वहाँ और से वो हारी थे खुद? वो खुद हारी थी, मेहनत का इशारा। हाँ, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है। तो फिर वहाँ से वो निकले और किसी और जमींदार के पास जाके बैठे और वहाँ फिर हमें पढ़ाना शुरू किया। तो फिर वहाँ से हमारे ऊपर कुछ
कर्जा था या वो कैसे हुआ, वो उस कर्ज में फंसा दिया कि आप ये यहाँ से निकल ना सके। अच्छा, ऐसा वो बाउंड कर कैसे दिया कैसे ये थोड़ा समझे। ये होता है ना कि वो उनसे दाना पानी लेते रहते हैं, चाय पानी के लिए पैसे लेते हैं, या फसल भी होती है लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं करते। और फिर वो एक एक दो दो साल लग जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि आपके ऊपर तो इतना सारा कर्जा है। वो हारी को तो कुछ पता नहीं होता कि उनके पास ना रिकॉर्ड कुछ होता है ना कुछ नहीं। इतना वो इतनी मिर्ची निकली है, इतनी पुट्टी निकली है, फिर भी हमारा कर्जा ऐसा इतना बढ़ा क्यों, कैसे बढ़ा। कोई 3-4 तो बच्चे थे छोटे छोटे, और फिर कोई 15-20 ही हज़ार था, ज़्यादा नहीं था। चलो उस वक्त में तो बहुत बड़ी बात उस वक्त में ज़्यादा हाँ। था। तो फिर वो हमें बाउंड कर दिया कि आप यहाँ से न कहीं नहीं जा सकते। फिर हमारा पढ़ना भी बंद कर दिया कि आप स्कूल भी नहीं जाओ, पर वालिदैन के साथ बैठ के बनी खेती बाड़ी करो, काम करो। तो फिर मेरे चाचू, बड़े चाचू है, वो वहाँ से वो हमें लेके गए, कर्जा वो पूरा पे करके, और फिर वहाँ से मैंने आज़ाद कराया था। और अच्छा, वरना वो जाने नहीं दे रहे थे। वो जाने नहीं दे रहे सारे मिलके काम करो जब तक कर्जा नहीं हाँ, उतर जाता। बिल्कुल। अच्छा, वो कौन से शहर में। ये टिंडू कलाची से आगे गाँव है कोई, वहाँ पे जमींदार का। हाँ, वो सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं, मेरे ख्याल सबके साथ ही ऐसा ही करते हैं। हाँ सही है, सही है, हर जगह पे ये होता है। ये अभी नहीं है, लेकिन पहले काफ़ी होता था। हाँ। तो ये आपके चाचू आए, उन्होंने आपको पैसे दे दिए। हाँ। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हम टाली के करीब वहाँ गए, वहाँ भी हमने पढ़ना शुरू किया। और मतलब ये सिलसिला होता रहा कि 1 साल 2 साल कहीं रहे। फिर मैंने 8वीं तक मैंने कोई 10 स्कूल चेंज किए थे। अच्छा। हाँ, तो मेरी जो प्राइमरी, मेरी जो पारूमल मास्टर है नबी सर की, हमारी जो है उनके नौ है उनकी, उनके वो मेरी टीचर थी हीरी बाई। उनके पास में पढ़ी, और 5वीं मैंने वहाँ पास की। और फिर उसके बाद नबी सर शहर। हाँ, नबी अच्छा, नहीं, टाली में। सही। और मुख्तलिफ स्कूल, यानी ऐसे करते करते आप प्राइमरी एडमिशन वहाँ थी, और क्लासेस कहीं और स्कूल में यानी ले बड़े रही थी। फाइनेंशियली आप जो है स्ट्रॉन्ग उस वक्त के नहीं थे। हाँ। हाँ बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फिर रिश्ते वैसे भी आते रहे थे, लेकिन अच्छा, उसमें तब क्या आपकी उम्र थी। मैंने 8वीं जो पास की थी, मेरी तब आपके शादी हो गई थी। तब मेरी शादी हो गई थी। जब मैं फिर 9वीं का मैंने पेपर दिया चंबड़ में आके। जब आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई थी। नहीं, वालिदैन की मर्जी से। हाँ, तब आपकी क्या मर्जी थी कि आप नहीं करना मुझे चाह रही पता ही नहीं था। अच्छा, बिल्कुल ही छोटा होता है कि क्या करना है क्या नहीं। 8 जमात में, यानी आप मेरे ख्याल से 14 साल। हाँ, 14 साल में तो क्या ही पता। 13-14 साल थी। अच्छा, फिर आप शादी करके अपने ससुराल चली गई। हाँ, मेरे ससुर वो इंजीनियर थे, और बड़ा उनकी बड़ी सपोर्ट थी, वरना तो शायद मैं एजुकेशन आगे ना कर पाती। क्योंकि जब मैं 9वीं का पेपर देने की, मेरी बेटी थी 1 महीने की, और फिर घर और आपके मियाँ थे, वो क्या करते थे। वो उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था जब शादी हुई थी। अच्छा। तो यानी पढ़े लिखे वो भी पढ़ रहे थे साथ में, ऐसा नहीं है कि वो खेती बाड़ी। मैंने अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, और मैंने 9वीं में एडमिशन ली थी। सही। यानी आपसे कोई 5 साल 6 साल बड़े थे। हाँ, सही। हाँ, तो यानी उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की, आप भी साथ में पढ़ रही थी। मैं भी साथ में पढ़ रही थी जब तक मैंने 12वीं की। फिर बच्चे भी साथ में स्कूल जा रहे थे, और मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग था आपका ये किस्सा। तो ये ससुराल आपका किस शहर में था। हैदराबाद में। हैदराबाद में। पहले मैं प्रकाश में थे। हाँ। और फिर हैदराबाद में पिंजारी सर्कल में मेरे ससुर जो सेक्रेटरी लेवल पे वहाँ रिटायर हुए हैं, तो इरिगेशन में थे। चले, फिर ये सोशल वर्क की कहानी कैसे शुरू हुई कि आपने समाज के लिए काम तो करना। मैं शुरू से थोड़ी थी, जब स्कूल में थी तब भी मैं थी। कोई तो जज्बा कैसे आया आपके अंदर की, यार दुनिया के लिए काम करना है, जज्बा जब मैं दूसरी की जमात में थी, तो बच्चों के साथ वह कहीं बाहर खेल रहे थे हम। तो एक वो जिया सिंध की रैली निकल रही थी, तो उनको गाड़ी जा रही थी, 2-3 गाड़ियाँ निकल, तो मैं उनको देख के मैंने जोर से नारा मारा था ये। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर लड़कियों ने मेरे साथ चलना भी बंद कर दिया था। अच्छा? कि ये तो कामरेड है। ये कामरेड है, और ये हम इनके साथ, हमें फंसाएगी, खुद ही पेरेंट्स को रोक दिया कि आप ऐसे इनके साथ ना जाया करो। तो तब से मतलब थोड़ा बहुत था कि जज्बा था कि तब आप स्कूल के एंड में होंगी, मैट्रिक में थी या कॉलेज में। जब दूसरी की जमात में थी तब की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। जब दूसरी जमात में थी। सही। हाँ, तो यानी आपने नारा लगाया। हाँ,
तो फिर ऐसे ही वहाँ से कहानी शुरू हुई वहाँ से basically। कहानी शुरू हो गई थी। उस नारे के साथ आप जो है नारे से और आज तक जो है कहानी एक बड़ी खूबसूरत है। अब वहाँ पे चलते हैं, तो नारे के बाद कैसे आपने पहला कौन सा वो आपके असाइनमेंट थी कि यार अब मुझे इसके लिए काम करना है, इस इशू के ऊपर अच्छा, काम वो इसे ऐसे कि मैंने यूनिवर्सिटी पास करके मैंने 2007 में करना। आप डॉक्टर किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी? सिंध यूनिवर्सिटी सीनियर ने कौन से डिपार्टमेंट में? अपना सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी। सही, हाँ सही है। और जिन्होंने मैंने कॉलेज कासमाबाद कॉलेज में मैंने किया है। और डिग्री कॉलेज जो है गर्ल्स हाँ, का। डिग्री कॉलेज, गर्ल्स सही। कॉलेज, हाँ। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी का टाइम कैसा गुजरा आपका यूनिवर्सिटी का? हाँ, वो बड़ा अच्छा गुजरा। वो कॉमरेड वाला नहीं, दौर वो तो नहीं, नहीं था वो उस नहीं, वक्त? तब यूनिवर्सिटी में नहीं था तब। अच्छा, हाँ, अच्छा। तब वो शरीफ सी बच्ची थी। हाँ, तो वो बाकी लोग करते होंगे उस वक्त, बड़ा वो मामला चल रहे हाँ, थे। वो था, लेकिन मैंने जब 2007 में मैंने एक लीडरशिप ट्रेनिंग मैंने ली थी। डॉक्टर फौजिया सैद है, इस्लामाबाद से वो आई हुई थी, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने तो लीडर बनना है, अब मुझे आप में क्वालिटियाँ नज़र आ रही है और आपने लीडर बनना है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने 2 माह की ट्रेनिंग मैंने इस्लामाबाद में लेने चली गई। मेरी बेटी जब 6 महीने की थी, तो मेरे मियाँ ने बेचारों ने बच्ची को संभाला और मैं चली गई थी इस्लामाबाद। तो यूनिवर्सिटी में जब आप थी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो मेरे ख्याल आर्ट का, उसमें आर्ट हाँ, उसमें क्या उसका कहते हैं, आर्ट फैकल्टी में, आर्ट आर्ट फैकल्टी फैकल्टी। में, तो उस वक्त तो वो बड़ा एक गढ़ समझा जाता था कॉमरेडों का। वहाँ पे लोगों भी मारे गए, मेरे ख्याल से बसें भी जलाई गई, और बड़ा एक उरूज था मेरे ख्याल से कॉमरेडों का। तो आपका कोई ऐसा नहीं, कोई तब नहीं था इतना। तब बिल्कुल भी नहीं था कोई ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद आ रहा हो सिंध यूनिवर्सिटी का, कोई ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल उस वक्त शांति देव पढ़ाई लिखाई वाला शांति थी यार, मामला। बिल्कुल। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी का माहौल आपने कहा बड़ा चिल गुजरा, आपने हाँ, पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी से बाहर आई। उस वक्त उस यूनिवर्सिटी के दौरान कोई सोशल वर्क नहीं चल रहा था साइड नहीं, में? तब कोई सोशल नहीं था। अच्छा, फिर आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के बाद। हाँ। फिर कहाँ से कहानी शुरू हुई यूनिवर्सिटी के बाद, कहाँ गई आप? फिर मैंने ये जब मैं बता रही हूँ जब मैंने ट्रेनिंग 2 माह की ट्रेनिंग 2 की माह की आपने। ट्रेनिंग लीडरशिप के लिए, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये जो हमारे लोगों के साथ हमारे साथ जो हो रहा है, जो जिम्मेदार कर रहा है, ये गलत है और हमारी राइट्स है। हम जो छोटा या बड़ा नहीं होता, और हम सबके अपना बराबर के राइट्स हैं, तो और वो हमें मिलने चाहिए। और ये जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इस पे मुझे काम करना है। तो इसके बाद फिर मैंने और भाई ने हम साथ में मिलके दामन रजिस्टर करवाई थी। और इस पे वीर जी कोहली और आपने, बिल्कुल, आप दोनों मिलके जो है ये दामन रजिस्टर हाँ, कराई। दामन रजिस्टर करवाई थी। और फिर साथ में इसमें फिर चाइल्ड लेबर पे, बॉन्डेड लेबर पे, वुमेन राइट्स पे। तो क्या चैलेंजेस आए उस वक्त आपको? चैलेंजेस कोई मुश्किलातें आई? जमींदार की तरफ से थ्रेट्स आते थे। तब भी आते थे? तब भी आते थे तो वो क्या थ्रेड्स होते थे, क्या कहते थे? कि आप हमारे हारियों को डिस्टर्ब कर रहे हो, और ये और आप लोग कैसे डिस्टर्ब करते थे? मतलब वो आज़ाद करवाते थे ना कोर्ट के थ्रू। अच्छा, पता चलता था कि यानी आपके वालिद साहब के साथ जो उन्होंने किया वो बाकियों के साथ करे, तो आपने कहा वो बाकियों के साथ हम नहीं करने देंगे। बिल्कुल, हाँ, इसी तो ये जज्बा था ना ये basically। जज्बा लेके हम निकले थे ना। तो उसके ऊपर वो दामन रजिस्टर करवाने का मकसद यही था। बिल्कुल सही कह रहे। तो ये जो लोगों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इस पे हमें काम करना है। तो वो जमींदार फिर धमकियां देते थे, कैसे उसको फिर आप कि आप फेस करते थे? हम तो कोर्ट का हुक्म लेके जाते थे, फिर वो खामोश होते थे, लेकिन फिर थ्रेट्स देते थे कि आप हाँ, आपको ये करने नहीं देंगे मनमानियाँ। अच्छा, तो तो फिर कब तक ये सिलसिला चलता रहा ये धमकियों का? काफ़ी चलता रहा। फिर भाई ने आज़ाद नगर पार्क में अपने यूसी पे इलेक्शन लड़ा, और वो जीता भी, आज़ाद जीता, पीपल पार्टी के अगेंस्ट जाके। पीपल्स पार्टी अगेंस्ट? हाँ, हाँ, मेरे ख्याल से पलीजो 15 की, में, हाँ। रसूल बख्श पलीजो की पार्टी से ना, नहीं, जीडीए से। हाँ, तो पहले नहीं, उनकी पार्टी से नहीं थे वो, पहले उनके साथ थे, लेकिन फिर छोड़ दिया, तो आज़ाद वो खड़ी थी। आज़ाद खड़े हुए आज़ाद थे। खड़ी थी। तो वो क्यों छोड़ी जीडीए? वो भाई को पता होगा। अच्छा, आपको नहीं पता? आपको सब पता है वैसे। नहीं, मैं नहीं, भाई को पता चलो होगा आपके कि- भाई से हाँ। पूछेंगे ये बात। वो तो पार्टी का वो है ना। हाँ बिल्कुल, जो मसले तो कोई कत्ल वतल का भी कोई केस वेस वो था? वही ना, तो जब ये जो आज़ाद जीते तो फिर कुछ और ये काम भी कर रहे थे। किसको अच्छा नहीं लगा लोगों किसी को, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि इनको तो बंद करवाना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो झूठे केस लगा झूठे दिए। केस में फंसा दिया। जब हम हैदराबाद में थे और केस हुआ था नगर पार्कर में, और फिर तो फिर कैसे आज़ाद हुए वहाँ उस केस से? वो तो बहुत बड़ा केस था, वो तो कत्ल का केस लगा दिया उन्होंने। तकरीबन 11 साल जेल में नहीं, के पहले केस चलता रहा काफ़ी टाइम, 2 साल, 2 से ऊपर। और फिर मर्डर का मतलब मुर्कद की सज़ा आ गई। सही है। तो उसके बाद फिर 11 माह पूरे सेंट्रल जेल हैदराबाद में थे। उम्र कैद की सजा आ चुकी थी नंगर पार्कर की कोर्ट में, नहीं, मिट्टी के कोर्ट, मिट्टी के कोर्ट मिट्टी के कोर्ट और फिर इनको मुंतकिल कर दिया गया हैदराबाद हैदराबाद में।
तो फिर यहाँ आपने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, हाँ यहाँ पे हार्ड कोर्ट में चैलेंज। और उसके बाद वो बरी हो गए। हाँ नहीं उसके बाद तो काफ़ी जद्दोजहद हुई, कम्युनिटी की तरफ से भी सपोर्ट तब मिली। किसने सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया आपको, नाम कोई याद आ रहा हो तो? नहीं अपनी अपनी कम्युनिटी की तरफ से। आपकी अपनी कम्युनिटी हाँ ने अपनी कम्युनिटी की और तरफ किसी से, पार्टी हाँ, की तरफ सपोर्ट आई? पार्टी की तरफ से बाद में हुई। फिर मैंने अप्रोच किया महेश मालानी साहब से, और ज्ञानचंद सेनेटर तब थे, उनसे भी मैंने अप्रोच किया। और फिर सरदार शाह साहब वो भी आगे आए, और फिर पार्टी की तरफ से चेयरमैन फिर साहब असद दुरानी की जो बहन थी उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की। हाँ उन्होंने भी सपोर्ट की थी। हाँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद हाँ। पीपल्स पार्टी ने जो है देखा कि बड़ा इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो बिल्कुल। फिर आपको मेरे ख्याल से उन्होंने अपने साथ पार्टी के अंदर हाँ सम्मिलित बिल्कुल। कराया। इस तरीके से आपने तब जो है मैंने ऑफिशियली पार्टी के साथ में, जैसे मैं 2010 से में काम कर रही थी पार्टी के साथ, दामन के प्लेटफार्म से पी और मेहरगढ़ के साथ मिलके, और फिर जब ये एंटी सेक्सुअल हरासमेंट जब बिल पास हुआ था, जब लॉ बना था 2010 में पील पार्टी के दौर में, तो तब मैं जो हैदराबाद सिंध का जो लीगल एड सेंटर था वो एक कराची में था और एक हैदराबाद में था। तो कराची का एक लड़की और थी, वो कराची को देख रही थी, और बाकी पूरी सिंध को मैं हैदराबाद से देख रही थी। इनकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह और सेक्स एंटी सेक्स मतलब जो केसेस आते थे वो भी, और काउंसलिंग वगैरह, और ये सारी वो मैं हैदराबाद से मैं देख रही थी। 2 साल मैंने हैदराबाद में वो किया। तो वो क्या फीलिंग थी जब ऑफिशियली आपको जो है सेनेटर मुंतखब किया गया अक़लियती नशिस्त पर? तो वो दिन आपके लिए कितना एक प्राउड मोमेंट होता है ना, आप सेनेटर हैं, आपकी कम्युनिटी पहली, आप सेनेटर थी आपकी कम्युनिटी से। इवन मैं समझता हूँ हमारे थरपारगढ़ से आप पहली थी। हाँ थरपारगढ़ से पहली का। तो ये कितनी बड़ी फीलिंग और कितनी ज़बरदस्त लम्हात थे उस पहले वक्त तो मुझे आपकी थोड़ा community मजाक लगा या ऐसे कुछ। अच्छा, ये तो ये किसने बताया पहले? सरदार शाह साहब ने फ़ोन सरदार किया शाह था। साहब ने फ़ोन किया आपको? फ़ोन किया था कि आपके पीपल पार्टी की तरफ से आपका नाम नामजद किया गया। नामजद किया गया है सेनेटर के लिए, आपका क्या कहना है? मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगी। अच्छा, आपको लगा ये मजाक कर रहे हैं ऐसे? मैंने कहा वो सेनेटर देख रहे थे ना कि न्यूज़ में नहीं, तो आपने कहा मैं सोच के बताऊंगी। हाँ शेरी रहमान साहिबा जा रहे, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम थे। हाँ। रज़ा रब्बानी साहब और इस तरह के बड़े बड़े तो ये नाम। कैसे मुंतखब करते हैं, क्या इनका क्राइटेरिया होता है कि यार ये फला बंदी है जो बड़ा सोशल वर्क अच्छे तरीके से करिए, लोगों के लिए काम करिए, समाज के लिए, इनको बना दो, या ये होता है, या फिर कुछ और बातें होती हैं? नहीं ये भी होता है, ज़ाहिर पब्लिक के डीलिंग को ज़्यादा देखे जाता है। हमने ये भी सुना है कि यार जो एक सेनेटर बनता है कम से कम 15-20, आजकल तो 50-50 करोड़ रुपए दे के नहीं बनता है। मेरे पास तो इलेक्शन कमीशन का फीस भी वो सरदार शाह साहब ने अपनी जेब से निकाल के दी थी। हाँ, तो मतलब के जो आजकल जो सेनेटर्स बन रहे हैं वो भी ऐसे ही बन रहे हैं जैसे आप बनी थी, मतलब प्रॉपर मेरिट के ऊपर? मेरिट के ऊपर आज भी ऐसे ही हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा, हो रहा होगा, क्योंकि मैं तो नहीं उसमें नहीं अच्छा हूँ ना। चले, हाँ, मतलब तो ज़ाहिर है आपकी अगर बात करें तो आप जो है प्रॉपर, क्योंकि मैं थी, ज्ञानचंद थे, सेनेटर अनवर लालदीन थे, हमने तो किसी ने कोई इस तरह हमने पैसे नहीं दिए। हमने उल्टा हमने जो हमारी 20,000 फीस होती है जो इलेक्शन कमीशन की, वो भी उन्होंने दी थी। चले अच्छी बात। और ये एमपीएस हमारे जो अक़लियती नशिस्तों पर बनाए जाते हैं वो भी ऐसे ही, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या देखा जाता है इसका? मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, मतलब आपका एक वो एक लेकिन होगा ये ना है कि perspective। अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहूँ थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन करना और उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे चाहिए काफ़ी, इसमें लोगों का तवज्जो चाहिए, सबको साथ लेके चलना, हर कम्युनिटी के लोग इंसान को साथ लेके चलना है, तो थोड़ा ये नए एक इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो सीनियर काम कर रहे हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल। तो आपकी पहली जॉब कौन सी थी जहाँ से आपने पैसे कमाना बाकायदा शुरू कर दिया? मैंने काउंसलर या लीगल एड सेंटर के इंचार्ज, और जहाँ हैदराबाद में जो था मेरा, वो आपकी पहली जॉब थी? उसकी पहली तनख्वाह क्या थी, मोटिवेशन है? वो 36 थी। 36,000 उस वक्त क्या ईयर चला मेरे? 2010 में। 2010 में। चले ज़बरदस्त, अच्छी शुरुआत आपने की थी तब से। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो आप बाकायदा सेनेटर हो गई, फिर आप पॉलिटिक्स में ही रही, कभी इस तरफ नहीं की जो? नहीं उसकी पॉलिटिक्स में पहले क्योंकि कल्चर डिपार्टमेंट के साथ और फिर लोक वर्षा के साथ और सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह वो मेरी होती रही सही थी। है, यानी फिर आप फाइनेंशियली बेहतर हो गए सारे। हाँ। ये वक्त है हैदराबाद में जब आपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की तो आप फाइनेंशियली मैं तो वो तो मैं 1995 से मैं हैदराबाद में हूँ। सही है। और मेरे क्यों मैंने आपको बताया ना कि मेरे ससुर जो है वो सेक्रेटरी थे इरिगेशन में, और उनका हमारा अपना घर भी था और सब कुछ वो था, तो मैं तो हैदराबाद में ही रह रही थी। सही है। हाँ। तो सेनेट में आप तकरीबन 6 साल रही। हाँ। तो कौन से ऐसे आपने यानी कानून पास करवाए, ऐसी आपने कौन सी
बात कही, ऐसी किस कम्युनिटी में जाके आपने अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आपने काम किया? ऐसी कोई चंद चीज़ें जो कि आप कह सकेंगे यार मैंने ये अपनी कम्युनिटी के लिए किया 6 सालों में? 6 सालों में जो सबसे पहले तो जो कम उम्र की शादी है वो हमारे पास बिल हुआ था, उसमें काफ़ी अपने साथ में मैंने हम लोग का काम किया। और फिर जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, जो जैनत अलर्ट बेल जो है तो वो पास हाँ वो आया था, तो उसमें भी हमने साथ में काम किया था। और हमारे जो इश्यूज़ थे जिसमें जैसे कारुंजर है वो भी मैं अपना वहाँ सेनेट में लेके गई हूँ, कमेटी में भी आया, वो आया ये इशू आया। आपने शुरुआत की इसकी हाँ लेके मैं आपके? लेके गई थी बिल्कुल। और बाकी जो इशू थे कम्युनिटी बेस्ड जो भी थे उसमें हम लोग सब तो काम उसका कर कोई हल निकला कारुंजर का? तो उसमें तो बड़ा ही कंट्रोवर्सीज हुई कि अभी तक मुझे लग रहा है कि वहाँ पे खुदाई हो रही है, वो मैंने माइनिंग हो रही है। रेजोल्यूशन पास करवाया था अनमसली बिल्कुल। आपने ये करवाया वो था? रेजोल्यूशन पास करवाया और कमेटी में भी लेके गए थे। कमेटी का वो फाइनल तक वो नहीं पहुंचा, वो आगे डेट देते गए, डेट अभी तक भी नहीं हुआ वो? नहीं वो अभी इसके पीछे क्या लगता है आपको, कौन है जो ये नहीं होने दे रहा? ये तो वैसे तो अभी काम तो नहीं हो रहा है। नहीं, कभी कभार फिर भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई स्टोरी आ जाती है न्यूज़पेपर्स में कि आज माइनिंग शुरू हुई। नहीं अभी जब हुआ था ना तो सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक्शन लिया था, और उसके बाद तो अभी बिल्कुल काम बंद है। अच्छा मैम, एक अभी और तो चीज़ कि माइनॉरिटीज़ के भी एक अपने इश्यूज हैं सिंध के। सबसे ज़्यादा सिंध में इसलिए होते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ रहती है माइनॉरिटीज़। पाकिस्तान जब बना तो 20 लाख मेरे ख्याल से थे माइनॉरिटीज़, आज तो आधे रह गए होंगे, उससे भी कम रहे होंगे, 2-3 लाख रह गए होंगे या उससे अभी कुछ तो ज़्यादा। काफ़ी है। बल्कि उस वक्त 2 करोड़ थे, आज 20 लाख हैं। नहीं अभी करोड़ से ऊपर होंगे। अच्छा चलो, उस किस्म की सेंसेस नहीं है, हाँ सेंसेस नहीं। लेकिन कम हुए हैं। हाँ कम उस वक्त जो थे उसकी आबादी वैसे पाकिस्तान की तो बड़ी है, 25 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं। माइनॉरिटीज़ क्यों नीचे चले गए, इसकी क्या वजह समझ सकते हैं हम? वो कुछ इश्यूज होंगे, या फिर वो जो कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम अपने देश चले जाते हैं अपना देश मतलब अपना यही था वही पाकिस्तान। मैं कह रहा हूँ ना, वो उनकी थोड़ा ये साइको थोड़ी होती है ना कि हम हिंदू है तो हमारा देश अपना जो है वो हिंदुस्तान है। तो ऐसे करके कुछ लोग गए और फिर वापस भी आए हैं। तो उनके और वहाँ की स्टोरीज भी हमारे सामने आ रहे हैं कि जो उनके उनके हालात भी वो ऐसे इससे भी बदतर है, और वो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो काफ़ी जा भी रहे हैं और वहाँ जाके फिर बाउंड भी हो जाते हैं, वापस नहीं आ पाते। तो ये भी वजह है कि वो जा रहे हैं लेकिन वो वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते। सबसे बड़ी वजह यही है, बड़ी वजह ये है कि लोग यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, और फिर उनकी अपनी गलतियों की वजह उनकी से। अपनी गलती हुई। बाकी हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन हुकूमत की है, तरफ से को नहीं है कि आप चले कोई जाओ मसले नहीं है। बाकी बिल्कुल भी नहीं। सिंध के अंदर न पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ कोई मसले नहीं है, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहते ऐसे हैं होता जैसे तो मेरे मेजॉरिटी। ख्याल में मैं नगर पार्कर से निकल के अब कैसे पाकिस्तान सेनेटर के बनते? परास तक ना पहुंचती। तो ये जो हम प्रिया कुमारी का वाक़या देखा, हमने नम्रता कुमारी का देखा। ना ये तो देखे ना, ये फोर्स कन्वर्जन जो है इसको हम नाम तो नहीं, देते फोर्स हैं। कन्वर्जन नहीं, ये तो नम्रता कुमारी का तो कत्ल हुआ है रेप करके, कोई किसी ने कोई बंदा ही नहीं पकड़ा गया उसका। प्रिया कुमारी आज तक नहीं लापता है, उसको ये तो कन्वर्ट नहीं किया हर गया। कम्युनिटी में होता है ना। चलो ठीक है, ये तो हर कम्युनिटी में ये होता होगा है। मैम। ये प्रिया भी होता कुमारी है, आज तक नहीं मिली। पसंद की शादी भी हर कम्युनिटी में हो रही है, अगवा भी हर कम्युनिटी में हो रहा है, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी तो नहीं है। नहीं, आप नहीं समझते, अगर प्रिया कुमारी की जगह कोई जैनब होती या फातिमा होती, आज तक मिल काफी चुकी ऐसे होती। हुए हैं जो अभी तक केस पेंडिंग पड़ी है, या कोई प्रिया कुमारी हाई प्रोफाइल केस था, यूएन के सामने नहीं भी एहतजाज वो हुए, इसलिए ना, इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड। ऐसे हाईलाइट इसलिए हुआ कि वो उनका हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक था, और उन्होंने इंटरनेशनली लोगों ने बड़ा उठाया और बड़ा हंगामा। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं यहाँ पे, अच्छा इसकी जेआरटी भी बनाई गई थी प्रिया कुमारी केस की। मसला ये है कि यहाँ पे किसी बंदे, अगर कोई बंदा फौज के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई बात करता है, वो उठा लिया जाता है, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। प्रिया कुमारी पाकिस्तान में ही है, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ वो बची। नहीं वो तो अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बलूचिस्तान में आप जाके देखे, या काफ़ी पिशावर में जाके आप देखिए, काफ़ी ऐसे है जो लोगों को पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जो हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई बच्ची गायब हो गई, कहाँ गई, जाके देखे तो घर की टैंकी में मिलती है, और उनके अपने कोई इन्वॉल्व होती है। तो हो सकता है कि प्रिया कुमारी, पता नहीं, अल्लाह खैर करे, वो आगे क्या क्या कहानी और क्या नहीं, लेकिन अगर ज़िंदा होगी तो वापस आ जाएगी। अच्छा मैम, आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि आपने 2 मरतबा सेनेट का सेशन चेयर किया है, वो थोड़ी स्टोरी मुझे समझाएं कि वो क्या था सेशन। ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात थी। एक तारीखी सेशन था पहले, वुमेन डे स्पेशल था, वो मैंने चेयर किया।
मेरे जज्बात उस दिन बड़े वो थे। मेरे अल्फाज नहीं थे कि मतलब क्या वहाँ पे मैं बात करूँ। मेरे लिए बड़ा एक आज़ादी डे, एक कश्मीर डे था, नहीं, ये वुमेन डे स्पेशल एक था। विमेन डे स्पेशल। वुमेन डे जो होता है ना, वो था। सही है। तो बहुत ज़बरदस्त रहा और मैंने एंजॉय भी किया बड़ा। और उसके बाद फिर कश्मीर डे पे भी मैंने चेयर किया था। और वो स्पेशली मैंने मोदी को और हमारे दुश्मन जो कंट्री है उनको ये मैसेज दिया था कि अच्छा, अभी इनके मेरे ख्याल से फॉरेन मिनिस्टर ने जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि सिंध भी कभी जो है इंडिया का हिस्सा बन सकता है फ्यूचर में। इस स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? इस पे हमारे जो मिनिस्टर है सरदार शाह साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया है। और हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारा सिंध का जो हिस्सा था जो इंडिया की तरफ चला गया है, वो भी कभी हम इसको वापस लाएंगे। गुजरात। और इंशाल्लाह हम इस पे जदोजहद करेंगे और वापस लाके रहेंगे। क्योंकि जो इंडिया का जो राजस्थान और ये पूरा एक बॉर्डर जो है हमारे जो थरपारकर से यहाँ से लेके पूरे आगे सखर और हाँ ये पूरा, तो ये इंशाल्लाह हम वापस लेंगे ज़रूर। इंडिया अभी किसी गलत फहमी में ना रहे, जो अभी एक सबक जो सिखाया है ना हमने। अच्छा, अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा रिएक्शन दिया है पाकिस्तान से। एहतजाजियों का सिलसिला अभी तक जारी है। क्योंकि हमारा जो एरिया है ना वो उनसे कनेक्ट है ना, तो ये मतलब ये पाकिस्तान के नहीं हमारे एरिया की बात कर रहे थे। तो हम कैसे मोदी को ये परमिशन दे के भाई हमारा हिस्सा लेके आप जाए। ये इसकी ऐसी की तैसी हमें वो सबक सिखाएंगे जो याद करेगा। पुराने वो बातें वो जो जहन में से निकाल दे के हम किसी टाइम में पाकिस्तान में थोड़ा आगे घुस गए थे और अपनी मनमानियाँ शुरू की थी। लेकिन अभी वो ये दौर नहीं है। तभी हमारे पास कुछ भी नहीं था, तभी हमारे पास एटमी ताकत नहीं थी, हमारे पास ऐसे वो जवाब देने के लिए कोई हथियार नहीं था। लेकिन अभी इंशाल्लाह मई के महीने में हमने दिखा दिया उनको। अभी हमने जो सिंदूर को तंदूर बना के, हाँ सिंदूर को तंदूर बना के दिखा दिया है। तो अभी मोदी को चाहिए कि उसमें खुद को फ्राई रोस्ट ना बनाए और थोड़ा पीछे हट जाए तो बेहतर है, वरना जो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, बीइंग अ माइनॉरिटी या आप एक कम्युनिटी ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपको कभी कोई इस किस्म की कोई क्रिटिसिज्म या कोई ऐसी कोई चीज़ें फील हुई पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, कि मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, तो किसी ने कुछ इस किस्म की कोई चीज़ें कभी नहीं? पाकिस्तान मजे की बात बताऊँ कि मेरी पार्टी तो मेरी सपोर्टर थी ही, लेकिन बाकी जो पार्टीज थी तमाम पार्टीज मेरी सारी सपोर्टर रही हैं। ये एक बात है खूबसूरत। हाँ, क्योंकि मैं भी मेरी हमेशा सपोर्ट रही है। मुझे जो बड़े सीनियर्स थे मुझे सिखा रहे हैं कि बेटा आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, सिखा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना। मेरी तो इतनी वो मुश्किलें आसान हो गई थी और मेरी पार्टी तो मेरा सपोर्ट कर ही रही थी, लेकिन बाकी पार्टीज भी मेरा साथ दे रही थी। ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब हम भी जाते हैं ट्रेनिंग्स में, हम भी ये फील करते हैं कि यार जब पता चलता है कि यार ये हिंदू कम्युनिटी से, माइनॉरिटी से, तो ज़्यादा वो अच्छे तरीके से पेश आते हैं और सपोर्टिव हो जाते हैं। अब अंदाजा लगे कि हमारे पास इतनी ख्वातीन थी सेनेट में, लेकिन जो वुमेन डे स्पेशल था वो मुझे चेयर करने के लिए बोल दिया। इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरी क्या मतलब मेरी कितनी रिस्पेक्ट थी वहाँ पे। बिल्कुल। और कितनी तमाम पार्टीज किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया कि एक हिंदू को आपने चेयर पे क्यों बिठा दिया है। अच्छा, जब आप सेनेट में जा रही थी, आपका पहला दिन था, आपने क्या सोचा था कि यार मैं ये 4-5 मसले हैं, ये तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे हल हो जाए माइनॉरिटीज़ के? वो क्या थे तब? पहले तो मैंने अपना जो कल्चर है वो एक आवाम के सामने लेके आना था, थरी कल्चर था वो लेके आना था। तो मैं प्लानिंग कर रही थी कि मैं ओथ लेने जाऊंगी तो मैं ये ड्रेस पहनूं या नहीं पहनूं, ये सोच रही थी। ऊपर से फिर नवाब यूसुफ साहब का फ़ोन आ गया कि कृष्णा आप मैं चाह रहा हूँ कि आप थर का जो ड्रेस है वो पहन के जाओ। मैंने कहा सर मैं तो सोच ही रही थी और आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। हाँ, तो मैंने कहा किसी को कोई एतराज़ तो नहीं, क्यों एतराज़ होगा, आपका अपना कल्चर है और आप बिल्कुल पहन के जाओ। मैंने कहा ठीक है बस। तो मैं वो अपनी कम्युनिटी को वहाँ रिप्रेजेंट किया, अपने कल्चर। हमेशा आपने वही लिबास में पहना यानी? नहीं, हमेशा नहीं पहना है मैंने। सिर्फ कोई खास मकसद में कोई खास मौका हो या कोई खास एक्टिविटी हो तो वहाँ मैंने पहना है, वरना ज़्यादा नहीं पहना है। सही है। और उस लिबास के हवाले से थोड़ा बताएं, वो चूड़ियाँ
चूड़ियाँ फुल यहाँ पहनते हैं, हाँ। वो क्या है उसका थोड़ा बहुत वो ये है ना कि जो शादीशुदा है वो पूरे हाथ में चूड़ा पहनती है, इसको चूड़ा कहती है। जो वाइट पहले हाथी के दांत से होता था, फिर ऊँट के हड्डियों से बनता था। अब तो आर्टिफिशियल और फैंसी टाइप में काफ़ी आ गई हैं, तो कलरफुल भी। और पहले सिर्फ वाइट होता था, बारीक बारीक सी, अभी बड़ी साइज में। और हाँ, लेकिन ये है कि अगर अनमेरिड है तो फिर यहाँ कोने से नीचे यहाँ पे चूड़ा होगा। अब मैरिड है तो फिर पूरे हाथ यहाँ में से पता होगा। चल जाएगा ये मैरिड या हाँ, अनमैरिड। हाँ, और वो अगर वो विधवा है तो फिर पूरा हाथ उसका खाली होगा। अच्छा, हाँ, ये है बेसिकली। ये है बेसिकली। और वो जो घाघरा क्या कहते हैं उसको पूरा जो हाँ। हाँ, वो घर में ही बनता है या अब हाँ, वो टेलर्स बनाते हैं, टेलर्स खुद ही बनाते बनाती है और टेलर्स भी उसकी भी बनाते हैं। कोई ऐसी कोई डेफिनेशन है कि नहीं, ये यार- कल्चर है सिर्फ, ये हाँ। हाँ कल्चर का और इशू फिर है। नीचे पाँव में भी वो पहनते हैं। हाँ, वो तो चांदी के बने हुए बड़ी काफ़ी चीज़ें होती है जो बंदा पहन लेते ये भी फिर आप सब पहन के चलना। गई थी सनेड हाँ, में? नहीं, ये मैंने नहीं पहना था। हाँ, क्योंकि मैंने सिर्फ चूड़ा पहना था, क्योंकि वो मुझे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। ड्रेस पहना था और ये चूड़ा पहना था। अच्छा, आपने सुना है ट्रक भी चलाया एंग्रोम में? वो वैसे ही थोड़ा लेकिन चलाया नहीं है, वैसे ही वैसे आप खुद ड्राइव कर लेती हैं ड्राइव एटलीस्ट? कर लेती हूँ। हाँ, ये कब सीखी आपने ड्राइविंग, कब सीखी फिर? इसको- हैदराबाद में ही? हाँ, हैदराबाद में सीखी मैंने। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे आपके वालिद साहब ने ये स्टैंड लिया कि हम अब जाते हैं कुनरी या दूसरे शहरों की तरफ ताकि हमारे बच्चे पढ़ें, क्योंकि एजुकेशन का रिवाज एक होना चाहिए। आप माशाल्लाह आप जो है अच्छी खासी स्टडी या यूँ कहेंगे तालीम दे रही हैं अपने बच्चों को, तो थोड़ा बता सकते हैं कि आप अपने बच्चों को कहाँ कहाँ पे इस वक्त जो तालीम दे रहे हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, और कितने आपके बच्चे हैं? आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी को आगे आने की बहुत ज़रूरत है। और मैं इस पे कोशिश भी कर रही हूँ। और शुरुआत अपने घर से मैंने की है। अपने बच्चों को मेरी बेटियाँ 3 बेटियाँ हैं, और उनको मेरी एक ख्वाब है, मेरी तो मैं कि अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़े करके फिर उनकी शादी करवाऊँ, ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे। क्योंकि हमारी कम्युनिटी का वो हाल जो है आपको पता है कि मतलब, और जो ख़वातीन का हमारे सोसाइटी में हाल है वो भी आपको पता है कि उसको। तो इसलिए मेरे ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाऊँ, और खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने खुद कमा के खाए और किसी की मोहताज ना रहे। तो मेरी एक बेटी वहाँ PhD कर रही है, एक MBBS करके आगे डिप्लोमा में भी वो कर रही है। बेटा भी यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया है। तो मेरी पूरी कोशिश है। और फिर अपने साथ में बिरादरी की अब ये जो बच्चे अब जहाँ हैदराबाद आ रहे हैं, वो मैं काफ़ी टाइम से, मेरे को 10-15 साल से मैं हॉस्टल चला रही थी। जहाँ जो अपने जो लोग आ रहे थे वहाँ उनको वहाँ रिहाइश के लिए। हाँ। तो अभी वो अभी बंद हुआ है, वो अपने तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, अभी अच्छा। कोशिश में लगी हुई हूँ कि दोबारा से वो उसको शुरू करूँ। मैंने सिंध गवर्नमेंट को भी लिखा था कि मैं अगर कोई प्रोसेस में है वो देख लेते हैं कि हॉस्टल अगर मिल जाता है तो फिर हमारी बहुत मुश्किल आसान हो जाती तो है। कभी आपने ये त्यौहार हमारे जो होते हैं वो आपके कुलीग्स के साथ, जो मुस्लिम कम्युनिटी से हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके साथ कभी त्यौहार सेलिब्रेट किया आपने? होली, दिवाली? हाँ, ये तो होते रहते हैं। ये तो दिवाली, खास करके दिवाली और जो होली है आपके वो घर तो में कभी वो आए हमारी तो घूम खास के? करके चलती है। यहाँ हैदराबाद में तो मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब काफ़ी लोग हमारे यहाँ घर पहुँच जाते हैं, पटाखे और साथ में चलाते हैं, और काफ़ी मतलब इंजॉय करते हैं। फील नहीं होता कि हम हिंदू कम्युनिटी से, या जब वो मुस्लिम कम्युनिटी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जब ये ऐसे फील हो रहा था कि जैसे कोई एक फैमिली के या अपने एक ही कम्युनिटी के लोग वहाँ खड़े हों और साथ में सेलिब्रेट कर रहे हों। अच्छा, कोई एक शिकवा आपका आपकी अपनी कम्युनिटी से और एक शिकवा आपका हुकूमत से, कि वो क्या है? मेरी कम्युनिटी से शिकवा और तो कोई नहीं, सिर्फ एजुकेशन का है कि अपने बच्चों को एजुकेशन आप ज़रूर दिलवाओ, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे वालिदैन ने अगर मुझे एजुकेशन नहीं दिलवाते तो शायद मैं यहाँ इस मंजिल पे पहुँचती ही नहीं। मैं भी बाकी ख़वातीन की तरह खेतों में काम कर रही होती। लेकिन मेरे सलाम है मेरे वालिदैन को, उन्होंने जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन है क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एजुकेशन दिलवाई। और उस दौरान मेरी कम्युनिटी के तो मुखालफत थे ही, लेकिन अपने जो रिलेटिव थे वो भी कहते थे कि आप बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो, आपके घर में कुछ नहीं है, आप बेटी पे खर्चा कर रहे हो, ये है वो क्या। तो इस तरह के वो ताने सुनने को मिलते थे।
तो आपको पता है कि जो बच्चियाँ अगर जो हम लड़कियों के स्कूल कम होते थे और फिर वो लड़कियाँ नहीं थी तो मैं लड़कों के साथ ही स्कूल से घर से निकलते थे। काफ़ी जो पड़ोस के लोग लड़के सारे और भाई के साथ हम जाते थे। तो वो भी ताने अलग से मिलते थे कि ये लड़कों के साथ जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस तरह की बातें होती थी। तो बड़ा मुश्किल था। और लेकिन अभी ये वो दौर नहीं है। अब अपने पैरों पे आपका फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको अपने पैरों पे खड़े करें और ताकि किसी के मोहताज ना रहे। अब ये वो दौर नहीं है कि अब कंपटीशन का दौर है, उड़ने का दौर है। तो हमें भी दुनिया के साथ अपने बच्चों को आगे मुकाबले में भेजें अब, ताकि आपके बच्चे कल किसी ज़मींदार के अंडर में काम ना करे, किसी के मोहताज ना हो, खुद कमाए खुद खाए, तो इस काबिल आप बनाए। तो ये है कि मतलब अपने में गवर्नमेंट से कोई शिकवा है? जब भी मैं अपनी कम्युनिटी में जाती हूँ तो मैं ये करती रहती हूँ कि अपने सेशन वगैरह लेती रहती हूँ कम्युनिटी में मुख्तलिफ अवेयरनेस पे, कि अपने बच्चों को स्पेशली आप जो बच्चियाँ हैं बेटियाँ हैं उनको पढ़वाएं हम, ताकि बेटी पढ़ेगी तो फिर आगे नस्ल भी पढ़ाएगी। जैसे मैं पहुँची हूँ तो मैं आगे मेरे बच्चे भी आगे पढ़ रहे हैं। तो ये होता है कि तो सिंधी में भी कहा होता है, मर्द पढ़े तो फर्द पढ़े। हाँ, मर्द पढ़े तो फर्द, बिल्कुल। औरत पढ़े पूरा खानदान पढ़े। अच्छा, ये मुझे बताएंगे अब क्या अपने आप को अब 10 साल बाद कहाँ देख रही हैं? वापस सेनेट में या फिर? नहीं, मैंने अभी वापस नहीं जाना है। जैसे उसका वो पार्टी पे है, लेकिन मेरी पार्टी मेरा साथ दे रही है। और मैं अपने लोगों के साथ सेनेट में जब थी तो इतना टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो सेशन वगैरह होते थे और पार्टी की मीटिंग वगैरह ये वो, तो उधर इस्लामाबाद की तरफ या ज़्यादा होती थी। तो अभी मैं कम्युनिटी को टाइम दे रही हूँ और मेरी पार्टी मेरी सपोर्ट कर रही है, तो मैं अपने लोगों के लिए उनकी आवाज़, उनके इश्यूज़ पे काम कर रही हूँ। तो आपकी पार्टी बहुत अच्छा करी है और आपको भी सपोर्ट करी है। आई होप के जो आपकी पार्टी से जो काम लिया जा रहा है और जो लेना चाह रही है बाकी पार्टीज़, वो उनको सपोर्ट ना करे। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 28th अमेंडमेंट, जो सूबे बनाने की बातें चल रही हैं कि सिंध के भी 3-4 सूबे बनेंगे, मेरान अलग होगा, कराची अलग होगा, सिंध अलग होगा। तो इस इशू पर और इस पर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, क्या लगता है आपको? इसमें सिर्फ एक हमारी जो खुद को सिंधी तो कहते हैं लेकिन समझते नहीं है कि अपना अभी कुछ दिन पहले उन्होंने महाजर कल्चर भी उन्होंने कह रहे कि हम सेलिब्रेट करेंगे महाजर कल्चर। महाजर कल्चर क्या होता है भाई? सिंधी कल्चर था, आपने सेलिब्रेट किया नहीं। अब आप बात करें महाजर कल्चर की, सिंध में रह रहे हो, आपका बात करें महाजर कल्चर की, तो आप खुद को पहले सिंधी तो समझो, फिर सिंध की आप कोई बात करो। आप खुद को सिंधी नहीं समझ रहे हो तो सिंधी में है ना, आई टांडेला थी बैठी बोरचियाणी, वो बिल्कुल इनके लिए परफेक्ट है कि अब हमने इनको पनाह दी और अब कह रहे कि हमें पूरा का पूरा नहीं। तो फिर इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं आपको लगता है, जो ये कह रहे हैं कि कराची पालता है पूरे मुल्क को और कराची के हालात आपके सामने हैं? पूरे कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग रह रहे हैं, किसी को कोई तो ये कहते हैं कि यार सारे बड़े ओहदे आपने सिंधियों को दे दिए। अगर इनको तकलीफ है तो फिर यहाँ कराची में क्यों बैठे हैं? वो तो अपना घर बार छोड़ के आए थे ना कराची। नहीं, लेकिन उनको तकलीफ है ना कराची से, तो फिर यहाँ बैठे रह रहे, कैसे रह रहे हैं? उनका घर है ना, रिहाइश है, तो वो कहाँ जाए बेचारे? नहीं तो वो कहीं पे भी बना सकते हैं। उनका शिकवा ये है कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने सारे बड़े ओहदे सिंधियों को दे दिए, अब उनकी कहीं पे कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। कराची पहले कितने टाइम से इनके पास था? अभी कराची अभी हमारे पास आया है ना, अभी कुछ ही टाइम हुआ है हमारे पास कराची आया है। पहले पूरा कराची इनके पास था। इन्होंने क्या किया कराची का? अभी जो काफ़ी चेंजेस आई हैं, जो सड़कें बनी हैं, जब कराची के रेड बसेस चल रही हैं, पिंक बसेस चल रही हैं, इतना खूबसूरत बना दिया है शहर को, वो अभी बनाए। इन्होंने क्या किया था कराची का? बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया था। रोज़ बोरियों में बंद लाश मिल रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, टारगेट किलिंग कितनी हो रही थी। तो वो तो इनके दौर में हो रही थी ना, हमारे दौर में अभी भी सीटें तो सारी ये जीते हैं। हाँ, कराची से एमएनए की ये जीते इसलिए है ना कि आके बेड़ा गर्क करे कराची का। नहीं, ये कैसे जीत गए फिर? लोग इनको क्यों वोट दे रहे हैं अगर आप कह रही हैं इन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, वो उनके अपने ही लोग हैं जो वो दे रहे होंगे बस, या फिर धांधली से जीतते होंगे। धांधली से? बिल्कुल भाई, सिंध गवर्नमेंट से होते हुए सिंध गवर्नमेंट कैसे? गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं होती ना। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि फेयर इलेक्शन हो,
लेकिन अगर ये धांधली से जीतते हैं तभी ये इस तरह के होते हैं ना। अगर ये अपने लोगों के लिए वोटों से जीतते हैं तो फिर अपने लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते? नहीं, अगर धांधली से इन्होंने जीते इन्होंने हैं, कभी लोगों को ऑन नहीं किया, उन्होंने कभी कराची में कोई काम नहीं किया, तो फिर लोग इनको कैसे वोट देते? नहीं देते होंगे ना। अगर धांधली से जीते हैं तो पीपल्स पार्टी ने एहतजाज क्यों नहीं किया? बाइकआउट कर देते इलेक्शन का, दोबारा करवा दे। देखो कराची है इतना बड़ा और सब सारी सीटें ये लेके 22 की 22। अभी अभी वाला वक्त आएगा ना फिर इनको। अच्छा, बिल्कुल अभी हाँ कर दी पीपल्स पार्टी ने। ओके सर, नहीं, जी बॉस। लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि अभी इनको वोट नहीं देना है। चलें, अगर आप कहती हैं सही, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी ये समझती भी है अगर धांधली हुई है, कराची अपने हाथों से दे दिया इनको और कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई अभी नहीं बाइकआउट देना नहीं हुआ। ना, अभी नहीं देना ना। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आप अब समझ नहीं चुकी है देना पीपल्स अब नहीं देना पार्टी है, बिल्कुल देना है। आखिरी में क्या मैसेज देना चाहती हैं ओवरऑल पाकिस्तानी कौम को, हमारे नौजवानों को, कि कैसे हम अपने मुल्क को जो है तरक्की की राह पर गामजन कर सकें? तरक्की की राह पे गामजन हम तब होंगे जब एक दूसरे की हम इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे का हम ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में हम शामिल होंगे। ये नहीं है कि तेरा दुख तेरा और मेरा दुख मेरा, ये होता रहेगा फिर हम आगे तरक्की भी नहीं करेंगे और हम पाकिस्तान के लिए कुछ सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरे मेरे के बीच में पाकिस्तान दूर पीछे रह जाता है। तो बस ये मैसेज है कि खुद का भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला बुर्दो पॉडकास्ट के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की और डेफिनेटली जिन्होंने हमें सुना और बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। और क्योंकि आप जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल लेंगे, चाहे आप किसी भी मज़हब से, चाहे किसी भी कम्युनिटी से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप एक दिन आएगा आप कहीं भी पहुंच सकते हो, जो आपके ख्वाब में वो ताबीर हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप हमें देख रहे हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।